हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड बजर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज अपने एक न्यू पेपर की डिस्कशन को, जिसमें हमने जो है सीटेट का फरवरी में 2016 में जो कि पेपर 2 का सीडीपी का सेक्शन रहा, उसका हम जो है पार्ट 1 आज कवर कर लेंगे। एंड देन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 भी कवर करेंगे। 15 क्वेश्चन दिस वीडियो में एंड 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में विल फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आपने अभी तक वो पहले जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स डिस्कस हो चुके हैं, स्पेशली 2018 और 2019 में जो सीटेट का जो जुलाई वाला स्पेशली हुआ, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो वो जरूर से देख लें। वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो देखते हैं एबीसी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग लर्निंग ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क टिल द स्टूडेंट इज एबल टू डू इट बाय हरसेल्फ? निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता मीन्स स्कैफोल्डिंग की बात कर रहा है का एक अच्छा उदाहरण है, जिसका आशय है कि समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। ये तो आप जानते ही हैं कि स्कैफोल्डिंग केवल तब तक ही प्रदान की जाती है जब तक एक जो शिक्षार्थी है, एक स्टूडेंट है, वो एक लर्नर है, वो जब तक खुद अपने बेसिस पे ना करना शुरू कर दे तब तक हमें देते हैं। मीन्स ये एक नॉन परमानेंट हेल्प होती है, ये परमानेंट हेल्प नहीं होती कभी भी स्कैफोल्डिंग। अगर वो परमानेंट हेल्प होगी तो उस फिर स्कैफोल्डिंग की डेफिनेशन भी रॉन्ग है, ठीक है? तो वो फिर स्कैफोल्डिंग नहीं हो सकती। अभी इसके बेसिस पे अपने को बताना है कौन सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट रहने वाली है। फर्स्ट है ऑफरिंग अ रिवॉर्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्विकली। Second, telling her that she can do it by trying again and again. Next are providing a half-solved example. Last are telling her she cannot go home till she solves द प्रॉब्लम। देखो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल एक राइट है ना, कि आप उसको आधा सॉल्व करके दे रहे हैं, उसे आधा समाधान किया, उदाहरण उपलब्ध करवाना, तो यही तो एक बेस्ट ऑप्शन है। स्कैफोल्डिंग यही तो है, बच्चों को हाफ आप दे दीजिए करवा के, और हाफ अगर बच्चा कर रहा है तो ठीक है, जरूरी नहीं है आपने हर बार आधा ही करके देना है। कुछ कुछ 10 से 20%, 30% करके दे दीजिए और उसमें उसकी हेल्प कीजिए। वो भी आप पूरा खुद ही ना उसमें इन्वॉल्व होइए ना, और वो आप हेल्प करेंगे जरूर से, वो एक आगे वो जो है बच्चों के लिए हेल्प करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। Your class has learners with different learning styles. To assess them, you can or you would give them. आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आंकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे? ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बताई जा रही है, a uniform set of instructions and subsequently label the children accordingly और टू देयर मार्क्स इन द टेस्ट। ये तो गलत है ना। देखो पहली बात तो इसमें ये प्रॉब्लम आके खड़ी होगी अपने लिए कि यूनिफॉर्म सेट मींस एक समान अनुदेश होंगे सभी के लिए, वो भी आप सभी पे अप्लाई करेंगे, ये एक सबसे रॉन्ग पॉइंट रहता है। कभी भी ये देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर एक बेसिस पे आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ये हर एक पॉइंट पे आप इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो समान अनुदेश तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरी बात, सबसे एक गलत पॉइंट जो हर बार अभी किसी न किसी एक पेपर में जरूर से देखने को मिलता है, ये तो पेडागोजी में आ ही रहा है, ये काफी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा थोड़ा आपके लिए। तो ये लेबल करना भी गलत है ना, कि आप उनको नामित कर दें, ये बच्चे गिफ्टेड हैं, ये हाईली गिफ्टेड हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। ये बच्चे कम आईक्यू वाले हैं, ये बच्चे एवरेज है, ये बिलो एवरेज है, आप बहुत गलत कर रहे हैं लेबल करके। लेबल आपने करना ही नहीं है। असेसमेंट इवेल्यूशन इसलिए नहीं होती कि आप बच्चों को लेबल करें। नेक्स्ट है द सेम सेट ऑफ टास्क एंड सेट्स। अभी देखो सेम सेट्स ऑफ टास्क इन सभी के लिए एक समान सेट रखेंगे, ये कहाँ पे है जी? वो फिर फर्स्ट पॉइंट भी तो यही बोल रहा था, फिर तो हम फर्स्ट को राइट कर देते। थर्ड है अ वैरायटी ऑफ टास्क। अभी ये बढ़िया है ना, कि यहाँ पे आप वैरायटी रख रहे हैं टास्क, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, विविध प्रकार के कार्य रखिए और परीक्षण दीजिए, ठीक है बच्चों को। लास्ट भी देख ही लीजिए एक बार, ये ऑप्शन बिल्कुल एक राइट रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन, द सेम टाइम टू परफॉर्म ऑन द टेस्ट। नहीं जी, कभी कभार हम जानते हैं जैसे कि टीटी का एग्जाम है, आप सभी जानते हैं जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, और उनके लिए 20 मिनट्स एक्स्ट्रा है पर आवर के बेसिस पे। 20 मिनट्स उनको जो है फैसिलिटी दी जाती है एक्स्ट्रा जो उनके लिए है, तो वो आप सेम टाइम भी परफॉर्म करने के लिए नहीं रख सकते, हर एक के लिए जरूरी नहीं है। मीन्स यहाँ पे इक्विटी की बात आती है ना, जहाँ पे आपको करना पड़ेगा उनको एक्स्ट्रा कुछ उनके लिए, तो आप वहां पे करेंगे भी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखते हैं बेसिक रिगार्डिंग, काफी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और जरूर से देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। Nowadays
there is a tendency to refer to wrong concepts of children as alternative conceptions. This could be attributed to, आजकल बच्चों की गलत अवधारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। इसे क्या कहा जा सकता है या आप इसे क्या क्या बोल सकते हैं आप इसे? फर्स्ट है कि बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति जो है निष्क्रिय रहना। फर्स्ट ऑप्शन जो है आप यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग बीइंग nuanced and they are being passive in their own learning, नहीं जी ये तो wrong रहेगा ना। Second है recognition that children are capable of thinking and their thinking is different from that of adults, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी जो सोच है प्रौढ़ों से भिन्न होती है। तो ये ऑप्शन है जो बिल्कुल एक राइट पॉइंट है ना। देखो जीन पियाजे भी तो यही बात करते थे, जीन पियाजे के बेसिस पे जो है ये एक बेस्ट पॉइंट रहता है अपने लिए। और जहाँ पे अपने को बात होती है कि बच्चे भी थिंकिंग कर सकते हैं, बट उन लोग की थिंकिंग एक अलग टाइप की थिंकिंग होती है। तो यही यहाँ पे अपने को समझाया जा रहा है। बाकी ऑप्शंस बिल्कुल रॉन्ग होंगी, ये ऑप्शन बिल्कुल एक राइट ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन अपने लिए रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा ब्लर्ड है बट समझ तो आ रहा है, समझने की कोशिश भी करते हैं, जानना है अपने को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टीचर्स रोल इन अ मिडिल स्कूल क्लासरूम? निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की जो है कक्ष में अध्यापक की या शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन जो है करता है? फर्स्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे कि डिस्करेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव, अभी नहीं है। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या, फर्स्ट वर्ड उन्होंने क्या दे दिया, डिस्करेजिंग, और किसको, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड फोकसिंग ऑन यूनी डायमेंशनल। अभी देखो यूनी बात वहीं पे आ गई ना कि आप सभी के लिए एक ही चीज अप्लाई कर रहे हैं, तो ये पॉइंट गलत है जी। ऐसा कुछ भी आपने नहीं रखना होता, सभी के लिए एक पैटर्न एक ही डायमेंशनल पर्सपेक्टिव, ये गलत है। नेक्स्ट, यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस टू गिव लेक्चर्स, व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। ये थर्ड आपको बोल रहा है कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कशन, ये ऑप्शन बिल्कुल एक राइट रहेगा ना। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का आप यूज तो कर सकते हैं, बट आपके लिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि बेस्ट डिस्क्राइब करना है आपने, तो बेस्ट डिस्क्रिप्शन के लिए यही एक ऑप्शन राइट होनी चाहिए। बाकी लास्ट भी देख लेते हैं, प्रोमोटिंग स्टूडेंट्स टू कॉम्पीट अगेंस्ट themselves फॉर द फर्स्ट पोजीशन, कि आप वो फर्स्ट पोजीशन के लिए लड़े, आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा दे, ये तो गलत है भाई, ये कहाँ से राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, और बिल्कुल एक भी काफी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था इसी पेपर में 2016 के फेब वाले पेपर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोटिवेशन एंड लर्निंग इज करेक्ट? अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कथन सही है? फर्स्ट है, मोटिवेशन डज नॉट हैव एनी रोल टू प्ले इन लर्निंग, अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। रोंग है जी, लर्निंग में मोटिवेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल है, ये इम्पैक्ट करती है मोटिवेशन लर्निंग को। नेक्स्ट है, लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड यूजिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स। थर्ड मीन्स इसमें बताया जा रहा है कि अधिगम या लर्निंग केवल तभी प्रभावी होता है या सीखना केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहर या पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हों, कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड दिया जाए उनको। थर्ड है कि लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स हैव इंट्रिंसिक मोटिवेशन और डिजायर टू लर्न फ्रॉम इनसाइड, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है, सीखना केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, इंटरनली मोटिवेटेड हो, वो आंतरिक प्रेरणा आ रही हो, तभी बात की जा रही है कि सीखने की अंतर्निहित इच्छा भी हो, तभी वो जो है सीखना ज्यादा प्रभावी हो सकता है। बेस्ट ऑप्शन जा रही है, अभी एक बात तो देख लेते हैं अभी लास्ट ऑप्शन को भी। लास्ट है, लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स आर एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखो आप सभी जानते होंगे इंटरनल फैक्टर्स से जो मोटिवेशन होती है पर्सन के लिए, वो एक बेस्ट मोटिवेशन काउंट की जाती है, और उसी के बेसिस पे अपने को जो है यहाँ पे एक राइट आंसर कमेंट में करना था। अगर इंटरनल मोटिवेशन की ऑप्शन ही ना होती तो एक एक्सटर्नल मोटिवेशन की ऑप्शन होती तो जरूर से हम उसकी ओर देख सकते थे, बट यहाँ पे एक इंटरनली मोटिवेटेड के बेसिस पे एग्जांपल थी, वही अपने लिए जो है बेस्ट आंसर भी। नाउ सिक्स क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, काफी बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं अभी इसी के रिगार्डिंग भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट? लर्निंग से अभी एक क्वेश्चन और है, वो लर्निंग एंड मोटिवेशन था, और ये ओनली लर्निंग से सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? तो अभी इसी के बेसिस पे आंसर करने वाले हैं आप। फर्स्ट है, लर्निंग इज अ पैसिव रिसेप्टिव प्रोसेस, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। नहीं, ये तो रोंग है ना, निष्क्रिय नहीं होगा, आज की कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं मानते ये। नेक्स्ट है, लर्निंग डज नॉट डिपेंड ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, कि सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, ये भी रोंग है। थर्ड है, लर्निंग इज इक्विवेलेंट टू
एक्विजिशन ऑफ स्किल्स की सीखना कौशलों के संचय के समान है कि आप एक्विजिशन कर रहे हैं स्किल्स की, एंड उसी के बराबर आपने बहुत सारे स्किल्स सीख लिए हैं, बहुत सारे आपने कौशल ग्रहण कर लिए हैं, तो बस वही आपके लिए लर्निंग है। नहीं, ये भी एक प्रॉपर थोड़ी ना डिफाइन कर रहा है। लास्ट है लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शंस, कि सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। बिल्कुल ये राइट पॉइंट है। सोशल इंटरेक्शंस की काफी इंपॉर्टेंस है, सोशल एक्शंस की काफी इंपॉर्टेंस है, वो फैसिलिटेट करते हैं। बिल्कुल जो एक राइट पॉइंट के बेसिस पे रहेगा। नेक्स्ट है जी 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टू एनेबल चिल्ड्रन टू लर्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो देख लीजिए इसके लिए सिंपल सा आंसर संवाद है, डायलॉग्स जो बच्चों की है, और इसको तो वाइगोत्स्की भी काफी इंपॉर्टेंस देते थे, हालांकि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग तो पूछा भी नहीं हुआ। बाकी के ऑप्शन आप देखेंगे लेक्चर होंगे, इंस्ट्रक्शंस निर्देशन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, ये भी रॉन्ग रहेगा इसके बेसिस पे। पुरस्कार एक्सटर्नल हो गया, इसके बेसिस पे ये भी नहीं करने वाला। तो एक डायलॉग्स हैं जो बच्चों के संवाद है, वो एक बिल्कुल जो है एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के आधार पे जो है यहाँ पे रहने वाला है जो सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक स्क्रीन पे देखते हैं 8th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस। नहीं, यहाँ पे बात आ गई ओनली बर्थ टू एडोलसेंस इन अ फॉरवर्ड मैनर एंड देन इट गोज बैकवर्ड। नहीं, ये तो रॉन्ग पॉइंट है अपने लिए, इसके बेसिस पे जो है रॉन्ग पॉइंट रहेगा यहाँ पे। और ये तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, डेवलपमेंटल चेंजेस गो फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है, नहीं अभी ये भी एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है, तो ये भी रॉन्ग है। सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता। हम जानते हैं कि डेवलपमेंट जो एक लीनियर प्रोसेस नहीं है, अपनी को पता है इसके लिए कि जो डेवलपमेंट है वो लीनियर नहीं होता, वो एक स्पाइरल होता है। ठीक है, ये भी फिर रोंग होता चला जाए ना, कभी डेवलपमेंट क्रिएट फास्ट हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, तो वो पॉइंट अपने को ध्यान में रखना पड़ता है हर टाइम पे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट अकर्स एट अ डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, कि विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। बिल्कुल पॉइंट राइट है, डेवलपमेंट अकर्स एट अ डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, एक बिल्कुल एक बेस्ट पॉइंट। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे बताया जा रहा था कि डेवलपमेंट अकर्स एट अ वेरी फास्ट पेस फ्रॉम birth till adolescence एंड देन इट स्टॉप्स। नहीं जी, ये रॉन्ग है, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग पॉइंट है कि उसके बाद स्टॉप हो जाता है। अभी पहले वाला भी तो कुछ कुछ इसी बेसिस पे बात कर रहा था, तो ये रॉन्ग है ना कि किशोरावस्था तक तो गति बहुत तीव्र गति से होती है, और मीन्स जो गति है वो काफी तीव्र रहती है और उसके बाद रुक जाता है। गलत है जी ये। वही एक राइट पॉइंट था कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है विकास, और कभी किसी में फास्ट है, कभी किसी में स्लो है। एज के भी डिफरेंसेस जरूर से हम ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये। काफी 4 प्रिंसिपल्स अपने को दिए हुए थे, 3 मीन्स रॉन्ग हो रहे थे, एक राइट जो अपने को मिल ही चुका है। नेक्स्ट है मिडिल चाइल्डहुड इज द पीरियड फ्रॉम, मध्य बचपन अवधि का जो समय काल क्या होना चाहिए? अभी इसके बेसिस पे आपके आंसर करना होगा। सिंपल आंसर 6 to 11 इयर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कई बार मध्य दे देता है, कई बार लेटर चाइल्डहुड भी दे देता है, तो वो तो देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है जी। जरूर से देखते हैं अभी। Environmental factors don't play any role in shaping an individual, ये एक स्टेटमेंट दी हुई है। Since growth of each individual is determined by his genetic makeup, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती। मीन्स एनवायरमेंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये बात बोले, हम नहीं बोल रहे, ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। मीन्स हेरिडिटी से बस उसकी जो है ना व्यक्ति की वृद्धि उससे निर्धारित हो जाती है, उससे डिटरमाइंड हो जाती है। पहली बात, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, बट ये स्टेटमेंट, ये कथन किस बात को अभी राइट बताएगा, अभी इसमें से देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अपने लिए जो कही जा रही है कि ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इनकरेक्ट है, बिल्कुल हम जानते हैं इनकरेक्ट है। सिंस देयर हैव बीन सेवरल रिसर्चेस टू प्रूव दैट एनवायरनमेंट कैन हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। बिल्कुल जी, यही तो पॉइंट राइट है। हम भी तो यही बात बोल रहे थे कि हेरिडिटी के साथ साथ एनवायरनमेंट की भी इंपॉर्टेंस हम लेके चलते हैं, और दोनों की इंटरेक्शंस के बेसिस पे तो है डेवलपमेंट। तो वो एक बेस्ट आंसर अपने लिए, और वो अपने को मिल चुका है। बाकी तो अपने को देखने की जरूरत ही नहीं थी, फर्स्ट ऑप्शन में अपने पास आंसर था। नेक्स्ट एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए, डैश इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ ह्यूमन इन्फेंट begins to acquire the necessary skills to perform as a functioning member of the society। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, एक डेफिनेशन रहने वाली है जिसकी भी आपको पता लग चुका है, अगर है पता तो बहुत बढ़िया। एक प्रक्रिया है
जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ कर देता है। देखो मैं आपको एक बता देता हूँ, आपने एक लाइन जरूर से पढ़ी होगी काफी, अभी तो आपको बोरिंग लगती होगी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो कि मनुष्य को जैविक प्राणी से एक सामाजिक प्राणी बना देती है। तो वो कौन सी है, तो आप अभी समझ गए होंगे। ये सारी की सारी जो बात करी जा रही थी ना, ये सारी की सारी जो एक सिंगल लाइन, एक जो आप डेफिनेशन बोल सकते हैं, ये डेफिनेशन की। तो सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जहाँ पे ह्यूमन इन्फेंट या जो मनुष्य का शिशु है वो एक्वायर करता है कुछ ना कुछ नेसेसरी स्किल्स तो, एंड किसके लिए, एंड परफॉर्म करता है एज अ फंक्शनिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारणों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट? फर्स्ट है रीइंफोर्समेंट। नहीं जी, रीइंफोर्समेंट की बात पियाजे की थ्योरी में नहीं आती, पीएफ स्किनर ने जरूर से की हुई है। रीइंफोर्समेंट शब्द का प्रयोग कहा जाता है कि आइवन पैवलोव ने सबसे पहले किया था। भाषा को ठीक है इम्पोर्टेंस दी थी, बट यहाँ पे इसकी बात नहीं होगी। नेक्स्ट है भौतिक विषय के साथ अनुभव। पियाजे ये बात बहुत इसको इम्पोर्टेंस देते थे कि बच्चे खोज करके सीखे, वो एक एक्टिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है। एंड अगर हम बात करेंगे ना, वो पियाजे इतनी बात भी बोलते थे, आप बच्चों को कुछ भी खोज के मत दीजिए, पहले आप बच्चों को खोजने दीजिए, फिर आप उनकी हेल्प, वो सिर्फ हेल्प करनी है, उन्हें ओनली गाइड करना है अगर बच्चे कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो ये बिल्कुल बेस्ट आंसर। बच्चे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शंस करें, अपने फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शंस करें, एंड कुछ ना कुछ नॉलेज कंस्ट्रक्ट करें, कुछ ना कुछ नए ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करें। काफी एक बढ़िया ऑप्शन जो कि अपने को मिल चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 13th क्वेश्चन की ओर। पियाजे की थ्योरी से आने वाला एक उस टाइम पे एक और क्वेश्चन था, तो देखते हैं अभी इसी के रिगार्डिंग क्या बात यहाँ पे पूछी जा रही है अपने से। द कोग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल चाइल्ड इज, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? देखो हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग तो नहीं होगी, ये तो आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जहाँ पे लॉजिक्स भी लगाने पड़ते हैं, हाइपोथेसिस बनते हैं और फिर उसी पे वर्क भी किया जाता है, तो ये तो रॉन्ग है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है। आमूर्त चिंतन भी तो व्यक्ति लास्ट स्टेज में लगाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, नहीं ये भी राइट नहीं रहने वाला। लास्ट है दूसरों को समझने की योग्यता। देखो ठीक है, सेकंड स्टेज के लास्ट तक ना बच्चों में दूसरों को समझने की योग्यता आ जाती है या पर्सपेक्टिव उसके लिए डेवलप हो जाता है। आपको पता होगा पियाजे ने बताया था, वैसे मैं उस पॉइंट को आपके लिए डिस्कस भी कर देता हूँ कि 2 to 4 इयर्स का बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, और अगर हम बात करें ना 4 to 7 मींस, ये मैं बात कर रहा हूँ प्री ऑपरेशनल स्टेज को हम दो पार्ट्स में जो डिवाइड करते हैं। 2 to 4 में बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, फिर अदर्स के पर्सपेक्टिव को समझने लगता है। पहले तो बच्चों में होती है मैं मेरी की भावना कि ये मेरा है, मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा। अभी वो दूसरों को भी समझने लगता है, दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने लगता है, जांचने लगता है, तो वो एक बेस्ट आंसर उसके लिए, और वो स्टेज के लास्ट तक का बच्चा करने लग जाता है। नेक्स्ट है जी 14th क्वेश्चन, बेसिक रिगार्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड पेयर। अभी बताने निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है जोड़ा जो है जोड़े का मिलान ठीक किया गया है। तो देखते हैं अभी इसी के रिगार्डिंग कौन सी ऑप्शन जो है अपने पास राइट रहने वाली है। फर्स्ट है सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन। अभी आपको इससे तो रीड करके पता चल ही गया होगा, लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी से ये क्वेश्चन आ रखा है। सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन मींस ये फिफ्थ स्टेज है, और फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन दैट माइंड वेयर इट इज गुड और बैड। नहीं, ये गुड और बैड वाली फीलिंग्स है ना थर्ड स्टेज में आती है, और थर्ड स्टेज सेकंड लेवल में है, तो ये तो गलत है जी। नेक्स्ट है जी, अभी यहाँ पे ना ये गलत होगा इस स्टेज में, तो जो फिफ्थ स्टेज है अगर बात करें और बात थर्ड स्टेज की कर रखी है इसी के साथ, तो नहीं, ये तो पेयर मींस सेम स्टेज के साथ सेम पेयर हो रहा होगा ना, तो इसी से मींस पेयर हो रहा होगा। सेकंड है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। लॉज आर नॉट फिक्स्ड बट कैन बी चेंज्ड फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी। अभी ना ये पॉइंट फिर जो ऊपर वाला पॉइंट था ना उसके साथ राइट बैठ सकता था फिफ्थ स्टेज पे, क्योंकि फिफ्थ स्टेज पे पर्सन लॉज को चेंज करता है, पहले चेंज नहीं करता, तो ये भी रॉन्ग है जी। ये तो फर्स्ट स्टेज और फिफ्थ स्टेज का पेयर आ गया, गलत है। नेक्स्ट है गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। वन अर्न्स अप्रूवल बाय बीइंग नाइस। अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, बिल्कुल राइट है ना, इसमें क्या गलत है जी। एक अच्छा लड़का बनना चाहता है, वो दूसरों से प्रेज प्राप्त करना चाहता है, दूसरे उसको अच्छे बोले, इस टाइप से करता है। लास्ट भी रोंग हो रखा है जी, लॉज एंड ऑर्डर्स फोर्थ स्टेज है,
एथिकल प्रिंसिपल्स लास्ट स्टेज पे होते हैं, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, तो वो एक बिल्कुल लास्ट पॉइंट है। अभी लास्ट क्वेश्चन इसके लिए हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, बाकी पार्ट 2 में देखेंगे इसके लिए। तो क्या बात की जा रही है, द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये मैं आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूँ। प्राइवेट स्पीच काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑफ चिल्ड्रन एज प्रपोज्ड बाय वाइगोस्की। वाइगोस्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना मीन्स व्यक्तिगत वाक प्राइवेट स्पीच। तो इसके लिए क्या प्राइवेट स्पीच बच्चा काहे को करता है जी, हमने पहले भी क्लियर किया हुआ है कि प्राइवेट स्पीच बच्चा अपने कार्यों को एक दिशा प्रदान करने के लिए, गाइड करने के लिए करता है। तो डायरेक्ट चलता हूं मैं लास्ट ऑप्शन की ओर, illustrates the children use speech to guide their own actions, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। देखो जो एडल्ट्स होते हैं ना, वो तो दूसरों से डिस्कशन वगैरह कर लेते हैं, बट बच्चा खुद से डिस्कशन करता है। और प्राइवेट स्पीच लाउडली होती है, 3+ पे बच्चा करनी शुरू कर देता है, आफ्टर 3 इयर्स ये बच्चा करनी शुरू कर देता है। ठीक है जी, आई होप कि ये काफी एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। तो चैनल को तो आप फिर से सब्सक्राइब करके जाएंगी, और एक काम कीजिएगी, आप मिनिमम अपनी 5 उन फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनको रियलिटी में ऐसी वीडियोस की जरूरत है। और बाकी फिर भी आपको कोई डाउट रहा हो तो जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को तो आप लाइक करके जाएंगे, वीडियो तो काफी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इस वीडियो की जो है पार्ट 2 में, और उसमें हम जो है नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाय बाय।